फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, युद्ध जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनके अपने कुछ रिपरकशंस होते हैं और उनसे दुनिया को रूबरू होना ही पड़ता है। और आज आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीका से युद्ध अभी जारी हैं, उससे ना तो भारत ही बल्कि पूरी दुनिया जो है वो आज कहीं ना कहीं जूझ रही है। और यही जो आज दुनिया जूझ रही है, इससे नए नए जो है वो डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि युद्ध जो है वो नए सृजन के लिए भूमि तैयार करते हैं। और यही आपने कोरोना के अंदर भी देखा होगा कि जब समस्या दुनिया पर आती है तो दुनिया नए नए जो है वो तरीका खोजने लगती है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट के अंदर आया है, भारत के लिए भी ये चुनौतियों से कम नहीं है और इसके तात्कालिक आप प्रभाव भारत के ऊपर देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में अभी बताया है कि युद्ध जो है हमेशा खराब नहीं होते, लॉन्ग टर्म में इनके बेनिफिशियल जो है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से इनकी अपनी हानियां होती हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि भारत के लिए किस तरह के चैलेंजेस जो हैं ये मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध जो है लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो युद्ध का चैलेंज है वो निकल करके आता है। देखिए, भारत के अंदर आप जानते होंगे कि 280 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। कितना? 280 बिलियन डॉलर। ये 280 बिलियन डॉलर का जो हम आपूर्ति करते हैं उसके दो सोर्स हमारे पास हैं। पहला क्या है? रेमिटेंस। यानी कि रेमिटेंस जो आता है वो हमें पूरी दुनिया से अगर हम बांट के देखें तो एक तो वेस्ट प्लस मिडिल ईस्ट, यानी कि वेस्ट और मिडिल ईस्ट से देखेंगे तो वेस्ट से लगभग हमारा लगभग 50 से 68 बिलियन डॉलर और मिडिल ईस्ट से लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास आता है। वही अगर दूसरा होता है हमारा सर्विस सेक्टर, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उससे, यानी कि सर्विस सेक्टर से कितना आता है? अप्रोक्सीमेट 100 बिलियन डॉलर। अगर हम एआई का प्रभाव हटा लें तो लगभग 110 के आसपास जो है वो आता है। अब देखिए, अगर हम इनको ऐड करें तो लगभग 120 यानी कि 220 बिलियन डॉलर का जो है हमें यहां से मिल जाता है। क्या? रेमिटेंस। अब हमारे पास कितना डेफिसिट है? 280। इसका मतलब है कि 50 से 60 बिलियन डॉलर हम एडजस्ट करके हम इस अपने व्यापार घाटे से बाहर आ जाते हैं। अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन ये जो क्राइसिस आया है इससे जो है हमारे जो वहां पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, आप देखना धीरे धीरे से उनकी भी छटनी होगी। तो भारत वो आएंगे तो एक तो उनका भी जो रोजगार के लिए भारत के लिए तो तत्कालिक रूप में व्यवस्था करनी होगी, लेकिन दूसरा ये भी है कि यही जो लोग हैं इनमें से बहुत सारे स्किल्ड लोग भी होंगे जो लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? दो तो मैंने आपको बता दिए। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये है कि आप जानते हैं कि हमारा ईरान से ना सिर्फ एलएनजी या फिर क्रूड ऑयल ही, बल्कि हमारा जो है उस स्टेट ऑफ हार्मुज से एलएनजी भी आती है लगभग 80%, वही 80 से 85% जो क्रूड ऑयल है वो भी आते हैं। लगभग 33% से ज्यादा जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए जो कच्चा माल है वो भी जो है हमें मिडिल ईस्ट से प्राप्त होता है। लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज के ब्लॉक होने से या फिर वहां पे जिस तरह के युद्ध के हालात हैं उससे ये प्रभावित हुआ है। तो एक इसका भी आने वाले समय में जो फूड एफएओ है वो कह रहा है कि आने वाले समय में जो फूड के प्राइस हैं वो राइज होंगे और पूरी दुनिया में हो सकता है कि फूड क्राइसिस भी जो है आपको देखने के लिए मिले। लेकिन साथ ही साथ में अब ये भी जानते हैं कि ये जो डॉलर है, डॉलर का जो प्राइस है वो राइज हो रहा है इंडियन रुपी के अगेंस्ट हम, क्योंकि बात हम इंडिया की कर रहे हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 93.1 डॉलर, यानी कि 93.1 रुपया बराबर $1 आ रहा है। अब अच्छा, इसके प्रभाव थोड़े से अलग होते हैं, यानी कि अगर डॉलर रुपया के मुकाबले अगर 1 रुपया बढ़ता है, यानी कि अगर 1 रुपया बढ़ता है, मजबूत होता है डॉलर, तो जिससे भारत के जो अपने इंपोर्ट्स हैं वो लगभग 72,000 करोड़ रुपए के जो है वो महंगे हो जाते हैं। यानी कि हर एक रुपया जो है अगर वो कमजोर होता है 1 रुपये से डॉलर के मुकाबले, तो 72,000 की कॉस्ट हमारे इंपोर्ट्स पर बढ़ती जाएगी। अब जैसे 2 हो जाएगा तो उसके बाद में दुगना कर लेना। तो ये समस्या है। और ऊपर से अगर हम इस सबको जोड़ा जाए तो बताया जा रहा है कि 21 लाख करोड़ रुपए का जो है वो हमें एक तरीका से इस युद्ध का इनडायरेक्ट प्रभाव भारत पर देखने के लिए मिला है। अब देखिए क्या है, कच्चे तेल और गैस के ऊपर देखा जाए तो लगभग 60,000 करोड़ का जो है वो अतिरिक्त बोझ भारत पर पड़ा है। कारण यह है कि लगभग 167 डॉलर पर बैरल तक आपको क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। शॉर्टेज तो है, लेकिन है ये, अब क्या करोगे? रुपये की जो गिरावट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 रुपये की गिरावट आती है, यानी कि 1 रुपया कमजोर होता है, तुरंत जो है 72,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लायबिलिटी जो है वो भारत के ऊपर आ जाती है। तीसरा, फर्टिलाइजर और दवाओं की बढ़ती कीमत, यानी कि आप जानते हैं कि लगभग 45
45% जो दवाएं हैं ये भारत का जो जेनेरिक मेडिसिन है इसके लिए आपूर्तिकर्ता जो है भारत है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये होता है तो अगर ये होता है जो कि अभी मिडिल ईस्ट के अंदर है, तो अब सोचिए कि 65,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ है ये इनके कच्चे माल मंगाने में, इनके एपीआई मंगाने में हमें अब ज्यादा देने पड़ेंगे। आगे देखेंगे इसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपए के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनमें कमी आई है। यानी कि एक और महंगाई बढ़ रही है, एक और जो है हमारे जो निर्यात हैं वो भी कम हुए हैं। कारण है मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो युद्ध है उसकी वजह से। अब देखिए जीसीसी के कंट्री हैं उन पर लगातार ये हो रहा है, तो चावल हो या भारत के अंदर से जो टेक्सटाइल वगैरह हो, तो जो भी जा रहा है वो कम ही जा रहा है। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान है। उसके बाद देखेंगे कि जीडीपी में आप देखेंगे 0.5% की जो गिरावट है वो आपको देखने के लिए मिली है, और इसका जो भार है वो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का भारत के ऊपर आया है। तो अगर हम सबको इसको आगे जब ऐड करेंगे तो जीडीपी में जो निवेश है, जैसा कि आपको पता है एफडीआई के तहत लोगों के द्वारा जो निकाला गया है वो तो अलग है। भारत में जो एफडीआई होता है जिसे हम हॉट मनी बोलते हैं, उसको निवेशक जो है निकाल कर गए हैं। कारण है पूरी दुनिया के अंदर जो है इनस्टेबिलिटी है, तो निवेशक जो है अब जानते हैं कि भी कल क्या हो, इसलिए वो निकाल करके भी भारत से चले गए हैं। अगर हम प्रत्यक्ष तेल और इस पर देखा जाए जो मैंने अभी आपको बता दिया, तो 2 लाख करोड़ और निर्यात लगभग 90,000 करोड़ और 18,000 करोड़ के करीब जो है 18,000 करोड़ जो है ये कितना है 1,80,000 करोड़, वैसे तो 21 लाख करोड़ जो है टोटल है। बेकाबू महंगाई जो है इसके होने का जो डर भी है। कारण यह है कि अब इसको रोकने के लिए भारत को, देखो ये जो घाटा है इसे पूरा कैसे करेंगे, दो ही तरीका है, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ अपने देश में, एफडीआई आ नहीं रही है, तो दूसरा क्या है कि पैसा छापो। पैसा छापने से क्या होगा कि पैसा ज्यादा हो जाएगा और जो माल है वो कम हो जाएगा, तो जिससे इन्फ्लेशन राइज होगा। तो इसका भी जो खतरा है अब भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर ही ये देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले हम क्या करना होगा, हमें दो प्रश्नों पर विचार करना होगा, क्योंकि इसी इशू पर आपने कई वीडियो और भी देखे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहां से अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ गेन करके आप जाएं अपने एग्जाम के लिए, या एक नॉलेजेबल पर्सन बनने के लिए ये आपके साथ होना चाहिए। इसके लिए आपको मैं दो प्रश्न देता हूं ताकि आप इनसे अपनी नॉलेज का जो है टेस्ट करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी यहीं पर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसा कहता नहीं हूं सब्सक्राइब करने के लिए, मैं आज आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था पर ईरान युद्ध के कारण होने वाले 21 लाख करोड़ के संभावित नुकसान में सबसे बड़ा हिस्सा जो है किस कारक का है? पहला डायरेक्ट इंपोर्ट्स कॉस्ट का है, दूसरा जीडीपी और इन्वेस्टमेंट का है, एक्सपोर्ट्स लॉस का है, या फर्टिलाइजर सब्सिडी के अतिरिक्त भार का है। तो अब आपको बताना है कि जो ये आया है टोटल 21 लाख करोड़, इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया ना, उनमें से सबसे ज्यादा बड़ा शेयर किसका है? अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया एक गिरता है, यानी कि 1 रुपए की गिरावट यानी कमजोर हो जाती है, तब उस समय भारत पर लगभग कितने की लायबिलिटी जो है वो पड़ जाती है? पहला विकल्प देखना 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 72,000 करोड़, या 1 लाख करोड़। तो बिना आंसर बता दिया, आपको पता चल गया। अब देखिए अगर आपको अभी भी पता नहीं चला तो लेक्चर के दौरान पता चल जाएगा, नहीं तो लास्ट में इनके विस्तृत आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 22 लाख करोड़ बैठता है। क्यों? क्योंकि 21,76,000 करोड़ ये टोटल है। अगर टोटल मिला लिया जाए तो अप्रोक्सीमेट में 22 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो भारत में कहीं ना कहीं आपको इस पर इनडायरेक्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट जैसा कि आयात बिल जो है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि निर्यात और महंगाई और जीडीपी में जो गिरावट आई है वो अगर आप मिला लोगे तो ये 22 लाख करोड़ रुपए का आपको दिखेगा। यह केवल अंतरराष्ट्रीय युद्ध नहीं है, यह भारत के कुल वार्षिक जीडीपी कलेक्शन से भी बड़ा जो है ये घाटा है। यानी कि जितना जीडीपी का हमारा जीएसटी का कलेक्शन है उससे ज्यादा है ये 22 लाख करोड़। देखिए संकट के दो मुख्य इंजन है, पहला है क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल में 65% तक की, यानी कि डॉलर अगर देखा जाए प्रति बैरल $65 तक बढ़ चुके हैं दाम। उसके बाद देखना 93 रुपए से ज्यादा का हो चुका है, यानी कि 91 रुपए से 93 पहुंच गया, तो 2, इसका मतलब है कि 72 मल्टीप्लाई 2 इतना जो है घाटा है हमें यहां आ चुका है। अब देखिए तेल के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं, डॉलर जो है वो बढ़ रहा है अगेंस्ट इंडियन रूपी, इसका मतलब है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे होने वाले हैं। आगे देखना, अच्छा साथ ही साथ में जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया की मार्केट में कॉम्पिटेबल नहीं होने वाले, इसलिए एक्सपोर्ट्स भी जो है वो गिरने वाले हैं। देखिए क्रूड ऑयल जो है उसका मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइजेशन देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल कितना है 55 से लेकर के 60,000, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में 40 से लेकर के 50,000 करोड़, मेडिकल केमिकल्स में 16,000 करोड़, और इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन में 10 से लेकर के 15,000 करोड़, और अन्य सामग्री में 16,000 करोड़। और अगर इस सारा मिलाया जाए डायरेक्ट प्रोडक्ट का 1,70,000
ठीक है, 1,70,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट जो 2 लाख करोड़ ये बैठ जाता है। उसके बाद देखना दोहरी मार का चक्रव्यूह क्या है, यानी कि महँगाई बढ़ेगी, महँगाई बढ़ने से क्या होगा कि महँगाई क्यों बढ़ेगी? कारण है कि घाटा पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि मनी जो है यानी कि रुपया को प्रिंट करना पड़ेगा। अगर रुपया प्रिंट करते हो तो इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे से ये महँगाई जो है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि उस तरीका का प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। किसानों को बचाने के लिए आपको जो सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है उसका आप दाम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है जिनके एपीआई जो बाहर से मंगाते थे, कच्चे माल वो महँगे हो चुके हैं। इसीलिए इसका जो अलग से जो है 50,000 करोड़ के आसपास जो है ये सब्सिडी का बोझ भी पड़ने वाला है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महँगे खरीदने का नुकसान, फिर देश में उसे सस्ता बेचने का जो बीच में गैप है सब्सिडी के रूप में, वो भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद देखिए निर्यात में रुकावट आएँगी, कारण क्या है? एक तो ये महँगाई के होने से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और दूसरा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीका की महँगाई हो, जिस तरीका की अनिश्चितता बनी हुई है, लोग जो है वो स्पेंडिंग कम करेंगे, जिससे जो प्रोडक्शन है वो देश का जो जीडीपी है वो कम होगा, कारण क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा, तो जीडीपी नीचे जाएगी। अब देखिए निर्यात में नुकसान होगा, आम आदमी पर जो है सीधा प्रहार होगा महंगाई का। क्लियर है? देखिए ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग जो है ये बढ़ेंगी, क्योंकि इसके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि तेल बढ़ा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत है वो बढ़ेंगी। इसकी जो महंगाई की कुल लागत जैसे मैंने बताया कि 2.25 लाख करोड़ के आसपास आएगी। जीसीसी के जो देश हैं जो निर्यात बाधित हुआ है, लगभग 450 बिलियन निर्यात में 2% की गिरावट है, जिससे लगभग आपको 80 से लेकर के 90 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ा जो नुकसान है विकास दर यानी कि जीडीपी पर है, कितना 0.5%, यानी कि आधे प्रतिशत जो जीडीपी है वो गिरेगी, जो लगभग कितना आएगा 200 बिलियन डॉलर बराबर, अगर इसे रुपये के अंदर 18.6 लाख करोड़। अगर भारत का अर्थव्यवस्था में मात्र आधे प्रतिशत की गिरावट आती है और रुपया जो है लगभग कितना पहुंच गया है 93, तो ये जो नुकसान है 18 लाख करोड़ का सीधा नुकसान है। अगर देखा जाए तो 21 लाख करोड़ का जो नुकसान है उसका बड़ा हिस्सा जो है ये निकल कर आता है, तो आपको जो है मिल गया होगा वहां का आंसर भी। देखिए किस पर कितना असर होगा, किस सेक्टर पर। पहला देखिए हाउस होल्डर्स, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान है, महंगी सब्जियां, पानी, पैकेजिंग, फूड्स, ये सब आपको महंगे हो जाएंगे, जिससे आपको जो है ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा अब आता है इंडस्ट्री, 1 से लेकर के 1.5 लाख करोड़ कच्चा माल हो गया, ऊर्जा के दाम दुगने हो जाएंगे, इससे होने वाला जो मार्जिन है वो खत्म होगा, जिससे जो उद्योग है वो प्रभावित होने वाले हैं। तीसरा एग्रीकल्चर, यानी कि 20,000 से लेकर के 25,000 करोड़, फर्टिलाइजर्स, डीजल की बढ़ती हुई कीमत है, जिससे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है महंगा होने वाला है, इसकी भी मार सीधी लोगों पर आएगी। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, तो जिससे मैंने बताया कि इंपोर्ट तो नुकसान होगा ही होगा, एक्सपोर्ट जो है वो भी कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता है, लोग अब ज्यादा परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, जिसकी कीमत है लगभग 80 से लेकर के 90,000 करोड़ रुपए जो है ये आने वाली है। क्यों? कारण है कि मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध में है और भारत से होने वाले जो निर्यात हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। अब देखिए कड़वी सच्चाई यही है कि संकट जितनी जल्दी हो वो जाने वाला है नहीं, लेकिन रिकवरी का जो अनुमान है 3 से 5 साल बताया जा रहा है कि अगर आज भी ये युद्ध खत्म होता है तो दुनिया को रिकवर करने में टाइम लगने वाला है, और खासकर ये जो एलएनजी और क्रूड ऑयल और या एपीआई या फार्मास्यूटिकल्स जो कच्चे प्रोडक्ट जो देने वाले देश थे उनको दोबारा से इसी स्थिति में आने के लिए 3 से 5 साल का समय लगेगा। ग्लोबल पावर्स अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो व्यापार, रूस का युद्ध खर्च, अरब देशों की इकोनॉमी रिफॉर्म जो है, कई भी सुरक्षा से तेल दाम जो है वो कम नहीं होने वाले हैं। ईरान की रणनीति जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमेरिकी चुनाव नवंबर तक जानबूझकर इस तनाव को बढ़ाना है, ताकि किसी तरीका से डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव को हराया जा सके। और गलती अगर अमेरिका के जो राष्ट्रपति ये कर देते हैं कि ये ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड एक बार ईरान के अंदर करते हैं, तो वहां तो हो सकता है कि 10 से 20 हजार जो सैनिक हैं वो अमेरिका के मारे जाएं, और जिससे अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका इंपीचमेंट हो जाए। ये अमेरिका ये सोच रहा है ईरान, लेकिन मुझे ये होता हुआ लग नहीं रहा है। ये जो युद्ध है अपने लास्ट के चरण में है, और ये जल्दी ही आप देखोगे या तो ये सत्ता परिवर्तन या फिर इसका नया सीरिया, लीबिया या फिर नया इराक बनता हुआ आप देख लोगे। आगे देखना सरकार के पास विकल्प क्या है। सरकार के पास क्या विकल्प है, यह है कि नोट छापो। अगर नोट छापते हैं तो इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। अब देखिए सब्सिडी न देने पर क्या होगा, राजनीतिक संकट पैदा होगा। और आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो सरकार ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि राज्यों में चुनाव जीतने हैं तो आप किसान हो गए या फिर लोगों को जो महंगाई है उससे जुझा नहीं सकते, नहीं तो सत्ता परिवर्तन या प्याज के दामों पर हो जाती है। अब देखिए राजनीतिक कारणों से फ्यूल और फूड जो है सब्सिडी देना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इसकी भरपाई के लिए सरकार और नोट छापने के लिए मजबूर है। अगर नोट छापेगी तो महंगाई बेकाबू हो सकती है, ऐसा अनुमान है।
अब देखिए इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। पहला है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि युद्ध जो होते हैं शॉर्ट टर्म में तो मुसीबत लाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ये दुनिया के लिए एक नया जो है संरचना के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं। तो देखिए ऊर्जा के नए जो है वो सोर्स देखे जा रहे हैं। जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा कि अभी जो अंडमान निकोबार के अंदर भी किस तरीका से जो है खोजी जा रही है, 20 ट्रिलियन तक का जो है फ्यूल जो है वहां पर बताया जा रहा है। दूसरा बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भारत सरकार तेजी से कार्य कर रही है, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। देखिए दूसरा है R&D और इनोवेशन में निवेश, केवल ट्रेडिंग से नहीं मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना होगा। तीसरा है निर्यात के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम और एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है लगातार देने होंगे, और इंस्पेक्टर राज और जमीनी भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, जब जाकर के आप जो है इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये जो है वो एक तरीका से बेसिक जो है रिफॉर्म्स है, अगर सरकार ये नहीं करती तो अभी भारत को इससे जूझना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो युद्ध होते हैं वो मैंने जैसे कि आपको बताया, ये फर्टाइल लैंड तैयार करते हैं किसी भी सभ्यता को उठ खड़ा होने में, और जो सभ्यता आज है उनको तहस नहस करने के लिए। तो देखिए आज भारत के ऊपर बेशक लग रहा हो कि ये इतना बड़ा संकट आया है, लेकिन याद रखना लॉन्ग टर्म में जाकर के ये भारत को फायदा करने वाला है। कारण क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप जानते हैं कि कोरोना में सबने सोचा था दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद में किस तरीका के आपने देखा होगा कि एक एक बिलियन के एडुटेक जो है वो बना करके खड़े कर चुके हैं। बिलियनियर्स लोग जो है वो हो चुके हैं। कभी सोचा था अगर कोरोना नहीं आता तो वो लोग आज 10 से 15 हजार की जॉब कर रहे होते। आज फोर्ब्स की जो सूची आई है आपने देखा होगा, अलग पांडे का जो नाम है उसके अंदर है, यानी कि बिलियनियर्स में वो शामिल हो चुका है। तो आप सोचिए कि ये कोरोना ने दिया है। तो जो लोग कुछ नहीं थे आज वो बिलियनियर्स बन चुके हैं। आप सोचिए कि ये एक शॉर्ट टर्म में झटका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरी दुनिया के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड जो है वो तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे उनका देखिए पहले का जो विकल्प है बी सही है, यानी कि जीडीपी और जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस है 21 लाख करोड़ रुपए का। कुल नुकसान में सबसे ज्यादा जीडीपी का 0.5 गिरावट जो है वो 18 लाख करोड़ रुपए का जो है बैठता है। वहीं देखिए दूसरे प्रश्न जो है उसका आंसर सी सही है, 72,000 करोड़, यानी कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया एक गिरता है तो 72,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त लाइबिलिटी है वो भारत सरकार के ऊपर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो मेरा टेलीग्राम है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। और तीसरा है व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नई नई अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, आप जो मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या परिवार में कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इससे सस्ता जो है मटेरियल स्टडी के लिए नहीं मिल सकता, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।